जिन्होंने जवानी जेल में खपा दी, जिन्होंने फांसी के तट पर जीना मरने का खेल खेला, आजादी के जंग की जब बात करते हैं तो गुजरात का मानचित्र आंखों पर उभर के आना बहुत स्वाभाविक है। आजादी की दो धाराएं थी, एक अहिंसक आंदोलन की और दूसरी सशस्त्र क्रांति की, और दोनों धाराओं ने मां भारती को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए अपना अपना योगदान दिया। लेकिन इन दोनों धाराओं का नेतृत्व करने का सौभाग्य गुजरात की मिट्टी को मिला था। पूज्य महात्मा गांधी, सरदार पटेल आजादी जंग के और पूरे विश्व की मानव जीवन की मुक्ति के मसीहा के रूप में उभरे थे। और इसी तरह सशस्त्र क्रांति के नेताओं ने इसी मेरी कच्छ की धरती का संतान क्रांति गुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा, सरदार सिंह राणा, मैडम कामा, ये क्रांति गुरु थे जिन्होंने आजादी के दीवानों को मर मिटने की प्रेरणा दी। अवसर में हमें गर्व है, हम उस मिट्टी पर से खड़े होकर के आज भारत के तिरंगे झंडे को लहराने का हम सभी देशवासियों को सौभाग्य मिला है। भाइयों बहनों, देश आजाद हुआ, लेकिन आजादी के दीवानों के सपने पूरे हुए क्या अब भी हमें पूरी आजादी मिली है? ऐसा सच्चाई नहीं है कि आज भी हम मानसिक गुलामी के शिकार है। आज भी हमारी घिसी पिटी सोच हमें आगे बढ़ने की ताकत नहीं देती है। क्या आज भी पिछले 60 साल से रटी रटाई बातें हम सुन सुन के थक चुके हैं? क्या ये स्थगितता, ये स्टेटस मानसिकता उसने देश की प्रगति में रुकावट नहीं डाली है? और इसलिए हम जब आजादी की सांस ले रहे हैं तब आजादी की सोच की भी जरूरत होती है। और देश को आज आजादी के इतने सालों के बाद इस बात की महसूस हो रही है कि हम कैसे इन गुलामी मानसिकता से मुक्ति पाएं। भाइयों बहनों, मैं कल महामहिम राष्ट्रपति जी का भाषण सुन रहा, उनका संदेश सुन रहा, उनकी पीड़ा समझ में आती, उनका दर्द समझ में आता। राष्ट्रपति जी के हर शब्द में भारत के दिल दिमाग को अभिव्यक्त करने का प्रयास था। मैं नहीं जानता हूं देश के शासक राष्ट्रपति जी की इस पीड़ा का कोई जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। राष्ट्रपति जी ने कल कहा कि लोकतंत्र देश के अंदर आज हमारे विधानसभा, आज हमारे लोकसभा का सदन एक प्रकार से अखाड़ा बन गया है, युद्ध का मैदान बन गया है। उनकी चिंता वाजिब है, मैं उनकी चिंता से सहमत हूं, लेकिन सवाल ये उठता है कि विरोधी दल अपनी आवाज उठाने के लिए कोशिश करें, ये तो लोकतंत्र में समझ में आता है। लेकिन राष्ट्रपति की चिंता इस बात की है कि पहली बार देश में शासक दल स्वयं लोकसभा को चलने न दें, लोकसभा में रुकावट डालें, लोकसभा को अखाड़ा बना दें। जब सत्ता में बैठा हुआ दल ये करता है तब संकट बहुत गहरा हो जाता है। और इसलिए राष्ट्रपति जी, आपकी चिंता वाजिब है। हम सब ने मिलकर के, चाहे हम राज्य में हो, चाहे हम राष्ट्र में हो, हम सबका जिम्मा बनता है कि राष्ट्रपति जी की भावना का हम आदर करें और हम हमारे लोकतंत्र के मंदिर, विधानसभा हो, लोक
मंदिर, हमारी संसद हो, उन सब की इज्जत को बनाए रखने के लिए हम यथोचित प्रयास करें। हमारे राष्ट्रपति जी ने कल ये बात भी दोहराई है। उन्होंने कहा है, पाकिस्तान का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति जी ने कहा कि सहन शक्ति की भी सीमा होती है। राष्ट्रपति अपने स्तर पर एक बहुत ही गंभीर संकेत दिया। मैं आशा करता था कि आज प्रधानमंत्री जी लाल किले से राष्ट्रपति जी ने ये जो चिंता व्यक्त की है उसका सही प्रतिसाद देते, लेकिन पता नहीं क्यों आज प्रधानमंत्री जी से ये बात सुनने को न मिली। मैं ये तो मानता हूं कि इंटरनेशनल रिलेशन को देखते हुए, पड़ोसियों के संबंधों को देखते हुए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, प्रधानमंत्री के स्तर पर क्या बोला जाना चाहिए, इस बात को मैं भली भांति समझता हूं। लेकिन हमारी सेना का हौसला बुलंद हो, हमारी सेना का आत्मविश्वास बुलंद हो, कम से कम प्रधानमंत्री के सामने इस भाषा की अपेक्षा ये देश करता है। देश के जवान मारे गए हैं, अब तब जाकर के देश की सेना के मनोबल को एक शक्ति देने वाली बात होनी चाहिए। लाल किला पाकिस्तान को ललकारने की जगह है, ऐसा मैं नहीं मानता, और नहीं हमने उससे समय गंवाने की जरूरत है। लेकिन लाल किला हिंदुस्तान की सेना का मनोबल बढ़ाने का तो सर्वोत्तम जगह है, ये मेरा विश्वास है, और देश की सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए। राष्ट्रपति जी कह रहे हैं कि हमारी सहन शक्ति की सीमा होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति जी इस सहन शक्ति की सीमा क्या होती है, ये बॉर्डर लाइन क्या होती है, इसका फैसला तो दिल्ली की सरकार को करना है। क्या कारण है कि हमारी सीमा क्या है, हम कब तक सहते रहेंगे, क्या इसकी तो व्याख्या होनी चाहिए। और सवाल सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, आज देश की सुरक्षा खतरे में है। चीन ने क्या किया, आजाद हिंदुस्तान के अंदर आज और सारा विश्व एक अलग मनोभाव से जी रहा है। तब चाइना आकर के हमारी सीमाओं पर आकर के डंगा डाले, हमारी भूमि पर घुस जाए, अपने मथक को स्थापित करे, और देश चुपचाप देखता है, और तब जाकर के सुरक्षा के सवाल खड़े होते हैं। इटली के सैनिक आकर के केरल के हमारे मछुआरों को मार दें, तब जाकर के देश को चिंता होती है। पाकिस्तान की सेना के लोग आकर के हमारे सैनिकों के सर काट ले, तब हमें चिंता होती है। पाकिस्तान की सेना के लोग आकर के हमारे जवानों को मौत के घाट उतार दें, तब जाकर के चिंता होती है। सीमा कौन सी है, वो सीमा व्याख्यायित होनी चाहिए। राष्ट्रपति जी, आपने जो चिंता जाहिर की है, उस चिंता के साथ मैं भी अपना स्वर मिलाता हूं। भारत के राष्ट्रपति जी ने करप्शन के लिए बहुत ही गहरी चिंता व्यक्त की। भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रपति जी ने कल अपना दर्द प्रस्तुत किया। आज अच्छा होता कि लाल किले पर से भी भ्रष्टाचार के संबंध में कोई बात आती। प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी की भावना का आदर करना सबसे पहला दायित्व आपका बनता है, लेकिन वो आज नहीं हुई। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग क्यों नहीं छेड़ सकते? और भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार का मूल कहां से शुरू होता है? क्या उसका जवाब देश को नहीं चाहिए? क्या देश की जनता वो जवाब नहीं मांगेगी? मैं राजनीतिक भाषा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि देश के सामने मूलभूत इश्यू है, देश का दर्द है, देश की पीड़ा है। और जब भ्रष्टाचार की बात होती थी तो पुराने जमाने जो बातें होते होते कैसे बदलाव आया है। जैसे हिंदी फिल्मों में, टीवी सीरियलों में
नए नए प्रकार की सीरियल आती हैं। वैसे भ्रष्टाचार को उद्घोषित करने वाली पुराने जमाने में हर लोगों की जुबान पर एक सीरियल चलती थी और शब्द प्रयोग होता था भाई भतीजावाद। भ्रष्टाचार के मूल में भाई भतीजावाद ये सीरियल के शब्द हुआ करते थे। दिन बीते बीते उसमें थोड़ा बदलाव आया और नई सीरियल आई मामा भांजा की। मामा भांजे की सीरियल आई भ्रष्टाचार में और अब आगे बढ़ते बढ़ते सास बहू और दामाद की सीरियल शुरू हुई। और इसलिए भाइयों ये भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। उस खेल के संबंध में राष्ट्रपति जी ने जो चिंता जताई है, प्रधानमंत्री जी हवाले किए थे, आज देश सुनना चाहता था कि भ्रष्टाचार से हमारा देश बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है और शासन में बैठे हुए लोग, उनके परिवारजन बुरी तरह इसमें लिप्त पाए जा रहे हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट जब तक लाल आंख न करे तब तक इस विषय पर मुंह पे ताने लगा करके सारी देश की व्यवस्थाएं चलाई जा रही हैं। इसलिए भाइयों बहनों, राष्ट्रपति जी का कल का भाषण हम सबके लिए एक चिंतन का भी विषय है, चिंता का भी विषय है और चिंता की शुरुआत ऊपर से होनी चाहिए। मैं आज प्रातः भारत के प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहा था। मैं इसलिए सुन रहा था कि आजादी के पावन पर्व पर मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को वहां से एक नई प्रेरणा मिले, एक नया संदेश मिले, ताकि हमारा भी काम करने का जज्बा थोड़ा बढ़ जाए, हमें भी देश के लिए दौड़ने की हिम्मत आ जाए, हम भी अपने राज्य में इतना अच्छा करें ताकि हमारा देश मजबूत हो। और हमारा तो मंत्र यही रहा है, हमारा गुजरात का मंत्र यही रहा है, भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास। हम देश की भलाई के लिए गुजरात के दिन में जो भी आए वो पूरा करना चाहते हैं और ये दायित्व हम सबको निभाना चाहिए। और ये हमारा कर्तव्य है, ये उपकार नहीं है, ये एहसान नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है। और उस कर्तव्य को हम निभाने के लिए हम चाहते थे कि आज प्रधानमंत्री जी के लाल किले के भाषण से हमें कोई अच्छा संदेश हो। लेकिन मैं बहुत निराश हुआ और सिर्फ मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान निराश हुआ। प्रधानमंत्री जी, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, सभी सरकारों ने किए हुए काम उसी के कारण देश आज यहां पहुंचा। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी लाल किले पर से अपने भाषण में आप सिर्फ एक परिवार का स्मरण करते हो। क्या अच्छा नहीं होता प्रधानमंत्री जी कि आज आप भारत को एक करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी याद करते हैं लाल किले से? क्या अच्छा नहीं होता कि देश की एकता का एक सबल संदेश चला जाता? क्या प्रधानमंत्री जी, आप ही के पार्टी के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, क्या अच्छा नहीं होता कि आप जब पंडित नेहरू का जिक्र कर रहे थे, इंदिरा जी का जिक्र कर रहे थे, राजीव जी का जिक्र कर रहे थे, कहीं लाल बहादुर शास्त्री का भी जिक्र कर देते हैं, वे भी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जय जवान जय किसान का नारा दिया था, हिंदुस्तान के किसानों को प्रेरणा दी थी। और जो हिंदुस्तान आजादी के बाद भी विदेशों से अन्न मांग करके हमारे देश का पेट भरता था, वो देश को पेट भर अन्न पैदा करने के लिए किसानों को प्रेरित करने का काम श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया। स्मरण करना चाहिए था, इसमें राजनीति या परिवारवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपने ऐसा क्यों किया? मैं ये तो समझता हूं कि आप अटल जी को याद न करें, आपकी मर्यादाएं मैं समझता हूं, लेकिन आप लाल बहादुर शास्त्री को याद न करें, ये बात हमारे गले नहीं उतरती है। सरदार पटेल, जिन्होंने जीवन भर कांग्रेस के लिए अपना जीवन खपाया था, उनको याद न करें, तब जाकर के दिल को चोट पहुंचती है। प्रधानमंत्री जी, कल नौसेना की जो दुर्घटना घटी,
उसकी पीड़ा हम सब। उत्तराखंड में यात्रियों की सेवा करते करते जान की बाजी लगाने वाले हमारे शहीदों पर हमें नाज है, उन सेना के जवानों के प्रति हमें नाज है। लेकिन जब आप उत्तराखंड की चर्चा कर रहे थे, आपने बहुत बड़ी मात्रा में कहा कि दिल्ली सरकार ने क्या किया, कैसे किया, किस प्रकार से कर रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी, आप लाल किले से बोल रहे हैं, सारा हिंदुस्तान सुन रहा है। आप कम से कम इस देश के 125 करोड़ नागरिकों का भी जिक्र करते जो उत्तराखंड के पीड़ितों के साथ थे। हर एक ने अपनी बुद्धि, शक्ति, क्षमता के अनुसार हर देशवासी ने उत्तराखंड की मदद करने का प्रयास किया। कभी उनका भी तो जिक्र करना चाहिए था। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान की सभी सरकारें, मैं गुजरात की बात नहीं करना, हिंदुस्तान की सभी सरकारें, चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सभी सरकारों ने उत्तराखंड की मदद के लिए अपनी शक्ति झोंकने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी, आप पीड़ा के दर्द की बात करते समय अच्छा होता उनका भी स्मरण कर देते, उनको भी थोड़ा दो शब्दों में याद कर देते, तो भारत की शक्ति का लोगों को कैसे होता, एहसास होता, अपनापन का भाव पैदा होता। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप एक परिवार की भक्ति में इतने डूब गए कि आप देश के इतने बड़े विशाल फलक को पहचानने में नाकाम हो गए हो और उसके कारण देश को चिंता हो रही है। मैं हैरान हूं, सबसे अधिक समय झंडा फहराने वाले लोगों में आपका नाम भी दर्ज हो गया है, लेकिन उसके बाद भी आप लाल किले पर से वही बोल रहे हो जो पंडित नेहरू ने पहले भाषण में बोला था। पंडित नेहरू ने जिन मुसीबतों को पहले भाषण में गिनाया था, उन्हीं मुसीबतों को आपने भी गिनाया। तो सवाल ये उठता है कि 60 साल आपने क्या किया, 60 साल क्या किया, देश पूछना था। अगर वैसी की वैसी मुसीबतें धरी की धरी रह गई तो फिर आप लोगों ने देश को क्या दिया। भाइयों बहनों, आज मैं बहुत दुखी होकर के बोल रहा हूं और हिंदुस्तान के आखिरी छोर पर अकाल पीड़ित मरुभूमि कच्छ की सीमा पर से बोल रहा हूं, जिससे मेरी आवाज पाकिस्तान को तो पहले सुनाई देती है, दिल्ली को बाद में सुनाई देती है। मैं पाकिस्तान की सीमा पर से बोल रहा हूं। प्रधानमंत्री जी, आपने देश की आर्थिक स्थिति में भी नरसिम्हा राव के समय का जिक्र किया, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी, आज रुपया जिस प्रकार से गिर रहा है, रुपया की कीमत तबाही के कगार पर आके खड़ी है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। मान लो आज के अवसर पर जिम्मेवारी तय न भी करें, लेकिन कम से कम देश को आप बताते कि रुपया ताकतवर कैसे बनेगा, कौन से आर्थिक कदम उठाए जाएंगे। इसके बजाय आपने क्या कहा, ये वैश्विक मंदी का दौर है और वैश्विक मंदी का दौर है, इसलिए हिंदुस्तान भी उसे अछूता नहीं रह सकता। प्रधानमंत्री जी, हिंदुस्तान का कोई राज्य अगर प्रगति न कर पाए, उसको किसी क्षेत्र में रुकावट हो, संकट हो, आगे बढ़ न पाता हो, और वो राज्य अगर कहे कि दिल्ली का संकट हमें भी झेलना पड़ता है, तो आप मानने के लिए तैयार हैं। राज्यों की जैसे हिंदुस्तान की विकास यात्रा में रुकावट, वैश्विक मंदी अगर आपको कारण लगता है, तो हिंदुस्तान के राज्यों की विकास की यात्रा की रुकावट में भी आपकी नीतियां जिम्मेवार हैं। भाइयों बहनों, देश परेशान। फूड सिक्योरिटी बिल की चार्ज चर्चा कर रहे हो प्रधानमंत्री जी, मैंने आपको चिट्ठी लिखी है, काश अच्छा होता आज देश को आप अपना व्यू पॉइंट समझाते। मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि फूड सिक्योरिटी बिल में बहुत कमियां हैं, उसको सुधार करने की आवश्यकता है। हमने बिल का विरोध नहीं किया, गरीब की थाली में रोटी जाए, ये हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी जो कमियां हैं, उस कमियों को दूर करने का आपका दायित्व होता है। आप उसकी चर्चा करने को तैयार नहीं हो। गरीब की थाली में रोटी परसने के बजाय दिल्ली की सरकार में बैठे हुए लोग खाली थाली में
गरीब की खाली थाली में नमक छिड़कते जा रहे हैं, एसिड छिड़कते जा रहे हैं। कोई कहता है 5 रुपये में खाना मिल जाता है, कोई कहता है 12 रुपये में खाना मिल जाता है, और इतने विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि बस वही घर के बाहर निकलते ही मिल जाएगा। और प्रधानमंत्री जी, हमने आपको सवाल पूछा कि आपके फूड सिक्योरिटी बिल के कारण जो आज हिंदुस्तान के अंदर अंत्योदय अन्न योजना के कारण सबसे गरीबों को जो लाभ मिल रहा है, क्या उसमें कोई नया फायदा होने वाला है? भाइयों बहनों, मैं बताता हूं, आज पूरा हिंदुस्तान, सभी राज्य अपनी तिजोरी से 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल सभी राज्यों में गरीबों को देती है, सब सरकारें देती है। तो आपका कानून क्या नया लेके आया? इतना ही नहीं, अंत्योदय अन्न योजना में आपका कानून किसी भी प्रकार से न संख्या में वृद्धि करता है, न जत्थे में वृद्धि करता है, न उसकी कीमत में कटौती करता है। और फिर आप कहते हैं गरीब के लिए फूड सिक्योरिटी लाए। इतना ही नहीं, बीपीएल परिवार, आपने बीपीएल परिवार में जो नियम लागू किया है, ये तो सामान्य समझ का विषय है। मेरे देशवासी सुन रहे हैं, लालन चौले के इस मैदान को, हिंदुस्तान की सीमा पर पड़े हुए जिले को सुन रहा है देश। और मैं कहना चाहता हूं, सामान्य नियम यह है कि जब आप किसी भी योजना को लागू करते हैं तो लाभार्थियों के पैरामीटर तय होते हैं। इसके लाभार्थी कौन होते हैं, उसके आधार तय होते हैं। उसके बाद सर्वे होता है, सर्वे होने के बाद संख्या तय होती है, संख्या के अनुपात में व्यवस्थाएं खड़ी की जाती हैं, बजट बनाया जाता है। ये पहली बार देश में हुआ कि आपने दिल्ली में बैठ करके तय कर दिया कि उस राज्य को इतने करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा, उस राज्य को इतने लाख लोगों को लाभ मिलेगा, उस राज्य को इतनों को लाभ मिलेगा। अब उनको कहा जा रहा है, हमने जो संख्या तय की है उसके नीचे किसको मिले वो आप खोज लो। हिंदुस्तान का एक राज्य एक तरीके से खोजेगा, दूसरा राज्य दूसरे तरीके से खोजेगा। समानता का जो हक मिला है संविधान ने, उसी को आपने नकार दिया है। और मुझे चिंता है कहीं ये फूड सिक्योरिटी बिल कानूनी दायरे में फंस जाए और गरीब के थाली में से फिर एक बार संकट पैदा हो जाए, ऐसा आप काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, आपको हैरानी होगी, आज गुजरात में बीपीएल परिवार को 35 किलो अन्न मिलता है, फूड सिक्योरिटी के बाद वो 35 का 25 हो जाएगा। मुझे बताइए, ये थाली भरने का कार्यक्रम है, ये थाली खाली करने का कार्यक्रम? प्रधानमंत्री जी देश इन सवालों की चर्चा चाहता है, और इसलिए हमने फूड सिक्योरिटी बिल को अच्छा बनाने के लिए मुख्यमंत्रियों की मीटिंग की मांग की। आपको गरीब की चिंता होती तो मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाते, उसकी कमियां दूर करके गरीब को अधिक लाभ कैसे मिले, इसके लिए कोई एक फूल व्यवस्था हम खड़ी करते। इतना ही नहीं भाई, एक ऐसी कमाल की है दिल्ली के कानून ने, उन्होंने कहा है अगर देश में अकाल हुआ हो, अन्न की पैदावार कम हुई हो और राज्यों को अन्न की जरूरत होगी, तो भारत सरकार अन्न नहीं देगा, वो बदले में सिर्फ पैसे दे देगा। ये राज्य का काम होगा तो दुनिया में कहीं से भी अन्न जुटा करके ले आए। अरे प्रधानमंत्री जी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरी तरह आपके हाथ में है, राज्य बेचारा कहां जाएगा? नॉर्थ ईस्ट के छोटे छोटे राज्य वो कहां जाएंगे दुनिया में अनाज खोजने के लिए? उनको चावल चाहिए तो दुनिया के किस देश में जाएंगे? ये भारत सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए। अगर अन्न की अछत हो तो राज्यों को विदेशों से अन्न ला करके पहुंचाना, ये प्रधानमंत्री दिल्ली की सरकार का दायित्व होना चाहिए। ये राज्यों पर थोप करके लोगों को भूखे रखने का काम नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, छोटे छोटे विषय, लेकिन देश आप देखिए महंगाई में किस प्रकार से डूब रहा, महंगाई ने किस प्रकार से देश को परेशान किया है। गरीब के घर में रात को चूल्हा नहीं जल रहा है, गरीब की मां बेटे को शांत रखने के लिए रात रात रोती रहती है। क्या प्रधानमंत्री की आजादी के इतने सालों के बाद गरीब रात को खाना खा के सो जाए, इतना प्रबंध करना हम सबका दायित्व है कि नहीं? इस दायित्व को हमें निभाना चाहिए कि नहीं निभाना चाहिए?
हम उस काम को नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आज मैं सभी मीडिया चैनलों का एक बात सुनकर के हैरान था। देश की सभी मीडिया चैनल एक बात बार बार कह रही थी कि लाल किले से प्रधानमंत्री का ये आखिरी भाषण है। ये आखिरी भाषण है, सभी चैनल ने कहा है। एक तरफ देश का मीडिया कह रहा है प्रधानमंत्री का भाषण आखिरी है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं अभी हमने और फासला तय करना है, और फासला तय करना है। ये कौन सा फासला तय करोगे? किस रॉकेट में बैठ के फासला तय करोगे प्रधानमंत्री जी? देश को गरीबी की छत में डुबो दिया है, देश को भ्रष्टाचार में डुबो दिया है, देश को तबाही के कगार पर लाके खड़ा कर दिया है, सुरक्षा पे सवाल या निशान खड़े हैं। तब देश की जनता एक नई उम्मीद के लिए तड़प रही है, नई सोच के लिए तड़प रही है। और जब आज आजादी का जश्न मना रहे हैं तब हम सबके लिए आवश्यक है हम संकल्प करें, हम भारत को, जैसे भी भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराया, वैसे हम भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त कराएंगे। जैसे हमने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराया, वैसे हम भारत को महंगाई से मुक्त कराएंगे। जैसे हमने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराया, वैसे हम भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त कराएंगे। हम भारत को पुरानी सोच, डीसीपी की सोच, उससे मुक्त कराएंगे। हम भारत को अविश्वास के इस वायुमंडल से मुक्त कराएंगे। हम एक विश्वास का सेतु पैदा करेंगे। देश का भरोसा टूट चुका है, जन जन का भरोसा टूट चुका है। उस जन जन के भरोसे को फिर से एक बार जगाने के लिए देश की जनता को भरोसा पैदा हो, ऐसे कुछ ठोस कदम उठाएं। भाइयों बहनों, देश को भाई भतीजेवाद से मुक्ति चाहिए, देश को शासकों के अहंकार से मुक्ति चाहिए, देश को परिवारवाद से मुक्ति चाहिए, देश को असुरक्षा की भावना से मुक्ति चाहिए, देश को अशिक्षा और अंधश्रद्धा से मुक्ति चाहिए। और उसी लिए हम सबके मिलकर के इन फासलों को तेजी से दूर करना होगा। ये फासले शायद जनता को नए फैसले लेने के लिए मजबूर करने वाले हैं। देश की जनता नए फैसले करने के लिए मजबूर हो जाएगी, क्योंकि इन फासलों की बातों में अब उसका भरोसा नहीं रहा। भाइयों बहनों, आज गुजरात ने विकास की यात्रा में कदम उठाया। हमने कभी ये नहीं कहा है कि आज जो गुजरात जहां पहुंचा है वो सिर्फ मोदी सरकार के कारण पहुंचा है। ये हमने कभी नहीं कहा है। हमने डंके की चोट पर एक बार नहीं 1000 बार कहा है कि गुजरात आज जहां पहुंचा है उसमें मेरे 6.5 करोड़ गुजरातियों का सबसे बड़ा योगदान है। गुजरात आज जहां पहुंचा है उसमें गुजरात में अब तक काम करने वाली सभी सरकारों का योगदान है। गुजरात आज जहां तक पहुंचा है गुजरात के सभी मुख्यमंत्रियों का योगदान है। ये सबकी मिली जुली ताकत का परिणाम है कि आज हम यहां पहुंचे हैं। लेकिन हमने गति बढ़ाई है, हमने दिशा तय की है, हमने लक्ष्य तय किए हैं, हमने परिणाम के विषय में बड़ी कठोरता से मानदंड तय किए हैं। और उसी का परिणाम है कि आज देश में सबसे कम बेरोजगार अगर किसी राज्य में है तो भारत सरकार की खुद की डिपार्टमेंट की सोच कहती है कि हिंदुस्तान में सबसे कम बेरोजगार किसी राज्य में है तो उस राज्य का नाम गुजरात है। प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार ने कई अवार्ड दिए हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी आपने अवार्ड दिए। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, क्या कारण है कि सर्वाधिक अवार्ड हिंदुस्तान में उन सरकारों को मिल रहे हैं जिन सरकारें हमारे आपके दल को पसंद नहीं।
चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो, पिछले दिनों जो सरकार अभी चुनाव में हार गई वो कर्नाटक की सरकार हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र में हिमाचल की सरकार हो, और गुजरात का तो नाम हर बार आता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी आज देश के आखिरी छोर में बैठे हुए व्यक्ति को हमारी योजनाओं का लाभ कैसे मिले, इस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। इस देश में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जमाने से गरीबों की सहायता के लिए 20 प्रोग्राम चलता है, 20 बुद्धा का कार्यक्रम चलता है, और भारत सरकार उसका मॉनिटरिंग करती है। और पहले हर 6 महीने में इसका रिपोर्ट निकलता था। इस राज्य ने गरीबों की भलाई के लिए कितना परफॉर्मेंस किया, इसका सारा खाका निकलता था और देश के सामने रखा जाता था। लेकिन जब मैंने इस खाके का अभ्यास किया तो ध्यान में आया कि कांग्रेस और कांग्रेस के मित्र राज्यों की सरकारें श्रीमती इंदिरा गांधी के गरीबों की भलाई के 20 पॉइंट के कार्यक्रम को लागू करने में विफल रही। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उसके साथी दलों के द्वारा चली हुई सरकारें 20 मुद्दों के अमलीकरण में गरीबों की भलाई के लिए जो काम करना चाहिए उस काम में आज हिंदुस्तान में सबसे अधिक सफल काम किया है। पहले 1 से 5 में वही सरकारें आती हैं, प्रधानमंत्री जी आप जिनको प्रेम करते हैं वो सरकारें उसमें नहीं आती। और जब ये बात ध्यान में आई तो आपने सुधार करने का रास्ता नहीं खोजा, गलतियां कम करने का रास्ता नहीं खोजा। आपने क्या सोचा? आपने ये सोचा कि अब इसका मॉनिटरिंग नहीं होगा, अब इसका खाका घोषित नहीं किया जाएगा और ये रैंक नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि छुपाया जाएगा। अगर देश को पता चल जाए कि गरीबों की भलाई के लिए काम करने वाली सरकारें और है और गरीबों की भलाई में उदासीनता रखने वाली सरकारें और है, तो आपके लिए संकट पैदा होगा। इसलिए आपने नियम बदल दिए। खेल के मैदान में आने के बाद खेल के नियम बदल देते हो। प्रधानमंत्री जी आज तो देश की मांग है, आओ हम स्पर्धा करें, हम स्पर्धा करें। प्रधानमंत्री जी देश जब तिरंगा झंडा लहरा रहा है तब आपकी एक ब्रिगेड सिर्फ कंप्यूटर पर जाके बैठी। तिरंगे झंडे को सलाम करने के लिए उनको समय नहीं है, वंदे मातरम जनगण मन गाने के लिए समय नहीं है, लेकिन वो कंप्यूटर बैठ करके मोदी को गालियां कैसे दी जाए इसी में व्यस्त है। अरे कम से कम आज आजादी के पर्व पर तो तिरंगे झंडे के सामने सर झुका देते, कम से कम आज वंदे मातरम जनगण मन का गान करके एक नई प्रेरणा लेकर के चलते। लेकिन उनके लिए मोदी से बाहर कोई दुनिया ही नहीं, उनकी दुनिया मोदी में सिमट गई और इसलिए पीड़ा हुई। प्रधानमंत्री जी मैं आह्वान करता हूं, आइए, इतना बड़ा हिंदुस्तान का कारोबार आपके पास है, हम एक छोटे से राज्य का कारोबार चलाते हैं। आइए गुजरात और दिल्ली की स्पर्धा हो जाए, विकास की स्पर्धा हो। आप विकास के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, हम विकास के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं। हमारी कमियां भी बाहर आए, आपकी अच्छाइयां भले बाहर आए, लेकिन देश में तंदुरुस्त माहौल बनेगा, विकास की चर्चा होगी। कौन राज्य पीछे रह गया, कौन इलाका पीछे रह गया, उस पर हमारा ध्यान केंद्रित होगा। आज आजादी के इतने वर्षों के बाद सबसे अधिक अगर स्पर्धा करने की आवश्यकता है तो स्पर्धा करने की आवश्यकता है विकास की, सबसे अधिक स्पर्धा करने की आवश्यकता है तो सुशासन, गुड गवर्नेंस, सुराज्य, सामान्य नागरिक को उसके हक जो कानून ने दिए उनको मिलने चाहिए, वो हकों के लिए तड़प रहा है। हमें अपना वर्क कल्चर बदलना पड़ेगा, हमें हमारी निर्णय प्रक्रिया बदलनी पड़ती है। कभी कभी तो मैं कहता हूं हिंदू परंपरा में अगर कोई व्यक्ति 4 धाम की यात्रा करता है तो उसे मोक्ष मिल जाता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। लेकिन सरकार का कारोबार ऐसा है कि फाइल बिचारी 35-35, 40-40 यात्राओं धामों का यात्रा करें, 40-40 टेबल पे जाएं, उसके बाद भी उस फाइल का मोक्ष नहीं होता है। क्या हम व्यवस्थाएं नहीं बदल सकते?
आओ, मैं ये नहीं कहता हूं कि सब कर रहा है, लेकिन हम करने का प्रयास कर रहे हैं, हम सही दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है प्रधानमंत्री जी, कमियां हर व्यवस्था में होती हैं, लेकिन कमियां सोच में नहीं होनी चाहिए। कमियां हर काम में होती हैं, लेकिन कमियां इरादों में नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, गति किसी की कम हो सकती है, तेज हो सकती है, लक्ष्य नीचा नहीं होना चाहिए। और इसलिए ये देश का नौजवान तड़प रहा है, हिन्दुस्तान का नौजवान बेरोजगार है। हम कई वर्षों से सुन रहे हैं 21वीं सदी आ रही है, 21वीं सदी आ रही है, आ गई, पहला दशक चला गया। क्या हुआ? जब अटल बिहारी वाजपेयी लाल कृष्ण आडवाणी के शासनकाल था, उस समय देश पूरे विश्व में हिन्दुस्तानियों के मन में एक भाव जगा था कि अब देश चल पड़ा है, अब देश उठ खड़ा हुआ है, अब हम 21वीं सदी में नई ऊंचाइयों को पार करेंगे, ये विश्वास पैदा हुआ था। लेकिन 2004 के बाद वो विश्वास टूट गया। अब तो गड्ढे में से बाहर कैसे निकले, इसके लिए देश छटपटा रहा है। 10 साल के भीतर भीतर इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि देश कैसे बाहर निकले, ये चिंता का विषय हुआ है। और तब जाकर के प्रधानमंत्री जी ये देश कहना चाहता है कि राष्ट्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 125 करोड़ देशवासियों में जज्बा पैदा करना पड़ेगा। यह देश राज्यों के विकास के बिना देश विकास नहीं कर पाएगा। हिन्दुस्तान जब राज्य ताकतवर बनेंगे, हमारे राज्यों के सारे पिलर मजबूत बनेंगे, हर राज्य सामर्थ्यवान होगा, तब हिन्दुस्तान सामर्थ्यवान होगा। अगर एक आदमी राज्य दुर्बल रहा तो हिन्दुस्तान कभी सामर्थ्यवान नहीं हो सकता है। और इसलिए आपकी सोच, आपका विचार, ये हिन्दुस्तान के हर राज्यों को मजबूत बनाने वाला होना चाहिए। भारत के संघीय ढांचे का सम्मान करना चाहिए। भारत के संघीय ढांचे का गौरव करते हुए हमने राज्यों को साथ लेकर के निर्णयों को करना चाहिए, तब जाकर के देश चलता है। भाइयों बहनों, हमारा गुजरात, कोई एक जिला आगे बढ़ेगा तो गुजरात आगे बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ सकता। सभी जिलों में प्रगति होनी चाहिए, सभी तहसील में प्रगति होनी चाहिए, हर गांव में विकास की यात्रा चलनी चाहिए, तब जाकर के गुजरात आगे बढ़ता है। देश का भी ऐसा ही है। और इसलिए आज 15 अगस्त को गुजरात की जनता के चरणों में हमने 7 नए जिले दिए, 7 नए जिलों का निर्माण किया है। और अब गुजरात 35 जिलों के कारोबार बने हैं, ताकि उन छोटे छोटे जिलों को विकास करने के लिए नया अवसर मिले, वो अपने जिले के हिसाब से अपनी योजनाएं बना सके, उनको जिले में नई सरकार की लीडरशिप मिले, नई व्यवस्थाएं मिले, जिसके कारण सरकारी तिजोरी पर बोझ आता है, लेकिन ये बोझ जनता की भलाई के लिए है। मैं उन सभी 7 जिलों का निर्माण हुआ है। आज वहां नए कलेक्टरों की नियुक्ति कर दी है, नए कलेक्टरों ने आज वहां झंडा भी फहराने वाले हैं। मैं उन सभी 7 जिलों को आज 15 अगस्त के पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये भले नए जिले होंगे, लेकिन पुराने जिलों से भी तेज गति से आगे बढ़ जाएंगे, ऐसी मुझे पूरी श्रद्धा है, पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, हमने गरीबों की भलाई कर दी है, तो हमारे आदिवासियों की चिंता करनी होगी, समुद्र तट पर बैठे हुए हमारे मछुआरों की चिंता करनी होगी, बढ़ता हुआ शहरी रचना, हमारे शहरी गरीबों की भलाई की चिंता करनी होगी। और गरीबी के खिलाफ लड़ना है तो शिक्षा पर बल देना पड़ेगा, रोजगार पर बल देना पड़ेगा, स्वास्थ्य की चिंता करनी पड़ेगी। हम इन्हीं बातों को लेकर क्या कर रहे हैं। आज मैं कहना चाहता हूं, गुजरात ने जो विकास का मॉडल अपनाया है, उस विकास के मॉडल में 3 बातों पर हमने विशेष रूप से बल दिया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बल दिया है और 1/3 सेवा क्षेत्र पर बल दिया है। और हम एक संतुलित विकास के लिए, एक इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए काम में आगे बढ़े हैं। उस काम को हम और आगे तेजी से बढ़ाना चाहते हैं। गुजरात ने शिक्षा के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री जी, मैं आज हैरान था,
आप लाल किले से यूनिवर्सिटियों की संख्या गिना रहे थे। हो सकता है किसी डिपार्टमेंट के लिए आपको ज्यादा बोलने की जरूरत होगी, किसी डिपार्टमेंट के लिए आपको ज्यादा बोलने की जरूरत भी होगी, शायद मजबूरी होगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी, 11 आपके 10 साल हुए हैं। मेरे यहां गुजरात में 2001-2 के पहले 11 यूनिवर्सिटी थी। आज गुजरात में 42 यूनिवर्सिटी काम रही है। प्रधानमंत्री जी, 10 साल में 42 यूनिवर्सिटीज बना दी। प्रधानमंत्री जी, विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने का काम हमने किया। शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। ये गुजरात पहला राज्य है जिसने सरकारी प्राथमिक शाला में गुणोत्सव करके सरकार की प्राथमिक शालाओं का ग्रेडेशन किया। हमारे यहां बिजनेस स्कूल के ग्रेडेशन होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्रेडेशन होते हैं, लेकिन गुजरात अकेला राज्य है जहां सरकार की प्राथमिक शाला जो जंगलों में है, गरीबों के बीच में है, आदिवासी क्षेत्रों में है, और उनमें ए ग्रेड की स्कूल, बी ग्रेड की स्कूल, सी ग्रेड की स्कूल, इसका ग्रेडेशन किया और उसमें सुधार के लिए एक हमने लंबी योजना बनाई। प्रधानमंत्री जी, गुजरात में रोजगार के नए क्षेत्रों को हमने बल दिया। आपको यह जानकारी होगी भाइयों बहनों, खुशी होगी मेरे गुजरात के भाइयों बहनों, गुजरात सरकार में कुल मुलाजिम की संख्या, गवर्नमेंट सर्वेंट की संख्या करीब 5 लाख है। पिछले 10 साल में 2.5 लाख लोगों को रोजगार सरकार में देने का काम इस सरकार ने किया। 2.5 लाख नौजवानों को सरकार में रोजगार मिला। उसके कारण एक नई जनरेशन, नई सोच वाली जनरेशन, टेक्नोसेवी जनरेशन आज सरकारी तंत्र में शामिल हुई है। इतना ही नहीं, आने वाले कार्यकाल में, हमारे इसी कार्यकाल में हम गुजरात में 80,000 से ज्यादा नवयुवकों को सरकार के अंदर भर्ती करने का एक बहुत बड़ा अभियान चलाने का। पहले एक समय था कि सरकार के इंटरव्यू एडवर्टाइजमेंट निकलती थी और इंटरव्यू की कार्यक्रम में चलते थे। हम एक नई पद्धति को ले आ रहे हैं। उस नई पद्धति के अनुसार नौकरी चाहने वाले, रोजगार चाहने वाले, सरकारी नौकरी चाहने वाले नौजवानों के लिए लगातार एग्जामिनेशन का एक डिपार्टमेंट काम करता रहेगा और कोई भी नौजवान 1 बार, 2 बार, 3 बार भी एग्जाम दे सकता है। उसको अवसर मिलेगा और वो एग्जाम में जा करके अपनी गुण बढ़ाता जाएगा और उस बैंक बनाई जाएगी। उस बैंक में से फिर जो योग्य लोग हैं उनको इंटरव्यू में बुला करके उनको तत्काल नौकरी दी जाएगी। सारी प्रक्रिया को वैज्ञानिक तरीके से बनाया जा रहा है। सारी प्रक्रिया को संकलित करने का प्रयास किया जा रहा है और उसके कारण अधिकतम नौजवानों को रोजगार मिले, जल्दी से जल्दी रोजगार की व्यवस्था हो, इसकी हम चिंता करने वाले। इतना ही नहीं, गुजरात के अंदर प्राइवेट सेक्टर में गुजरात के नौजवानों को रोजगार मिले, वो सम्मान के साथ जीवित रहे, अपने माँ बाप का भरोसा टूटे नहीं। माँ बाप ने पेट काट करके बच्चे को बड़ा किया, पढ़ाया, वो माँ बाप के लिए बोझ न बने, ये देखना हमारा जिम्मा है। और इसलिए हमने स्किल डेवलपमेंट का अभियान चलाया है। प्राइवेट सेक्टर में स्वरोजगार के क्षेत्र में हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, उस दिशा में हमने कदम उठाए और आज प्रधानमंत्री जी स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में आपने स्वयं ने प्रधानमंत्री जी गुजरात को देश का काम के लिए सबसे बड़ा सम्मान दिया है। पिछले साल आपने उनको बुला करके अवार्ड दिया है। ये काम हमारे गुजरात की धरती पर नौजवानों के लिए किया जा रहा है। हमने किसानों में आधुनिक टेक्नोलॉजी आए, इसके लिए आने वाले 9 और 10 सितंबर को गुजरात में जैसे इजराइल में किसानों के लिए एग्रीकल्चर फेयर होता है, आने वाले 9 और 10 सितंबर को हम गुजरात के अंदर हमारा किसान टेक्नोलॉजी के साथ कैसे जुड़े। मैं देश भर के किसानों को निमंत्रण देता हूं कि 9 और 10 सितंबर को गुजरात आए। दुनिया भर में
कृषि के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी क्या आई है आप देखिए। हम उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारी सीमित जमीन में उत्पादकता कैसे बढ़ाएं, हमारे पशु कम है, दूध ज्यादा कैसे उत्पादित हो, हमारे एग्रीकल्चर व्यवस्था में मूल्य वृद्धि कैसे हो, वैल्यू एडिशन कैसे हो, उसके लिए हम सब काम करें। और इसलिए हमने एक वैश्विक स्तर का पूरे एशिया को संकलित करने वाला एक ग्लोबल एग्रो टेक फेयर गुजरात में आयोजित किया है। मुझे विश्वास है मेरे देश के किसान गुजरात के इस प्रयास को देखने के लिए आएंगे। आज दुनिया में दूध के क्षेत्र में हमने गुजरात का नाम रोशन किया है, हमारे किसानों ने किया है, हमारे पशुपालकों ने किया है। और हम ऊंचाई कहां तक पहुंचिए, ये हमारे कच्छ में पाकिस्तान की सीमा पर रेगिस्तान के अंदर जहां कभी 45-50 डिग्री टेम्परेचर होता है और जहां कभी -3 डिग्री 5 डिग्री भी टेम्परेचर होता है, वहां एक बन्नी की भैंस होती है जो दोनों एक्सट्रीम वेदर के बीच भी उसके दूध के उत्पादन में कमी नहीं होती। उसकी जीनेटिक ताकत कुछ विशेष है। हमने पिछले कई वर्षों से प्रयास किया। अब भारत सरकार को एक जीनेटिकली एक स्पेशल यूनिट स्पेसिफिक है, उस प्रकार की उसको स्वीकृति मिली है। और वो हमारे भैंस की कीमत क्या है? अगर आज आपको हमारे बन्नी की भैंस खरीदनी है तो 2 नैनो कार बेचनी पड़ती है, तब एक बन्नी की भैंस आती है। ये काम कच्छ की धरती पर रेगिस्तान में करके दिखाया है हमने। हमारे किसान, ये हमारा कच्छ का किसान आज दुनिया के बाजार में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारे कच्छ की केसर कैरी दुनिया के बाजार में बिकने लगी। हमारा किसान आज विदेशों के बाजार में पहुंच रहा है। अगर हम हिंदुस्तान के किसानों को वैज्ञानिक तौर तरीकों की ओर ले जाएं, आधुनिक सुविधाओं की ओर ले जाएं, तो मुझे विश्वास है कि देश का किसान न सिर्फ अन्न के भंडार भरेगा, लेकिन देश का किसान हिंदुस्तान की तिजोरी भी भर देगा। ये ताकत हमारे देश के किसान में है। आज जो करंट अकाउंट डेफिसिट का मुकाबला कर रहे हैं, संकटों से घिरे हैं, अरे हिंदुस्तान का किसान वो पैदा कर सकता है जो दुनिया का पेट भरने के लिए सामर्थ्यवान बन सकती है। और आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो बीच में जो बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई है, इसको भरने में जिस प्रकार से कारखाने में काम करने वाला कारीगर काम करता है, उसी प्रकार से खेत में काम करने वाला मेरा किसान भी वो योगदान दे सकता है। आइए भाइयों बहनों, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का सपना पूरा करने के लिए हम आगे बढ़े। और मैं साफ कहना चाहता हूं, सरकार के एक जिम्मेवारियां होती है, सरकार का अपना धर्म होता है, सरकार की अपनी कार्यशैली होती है। और जब मैं ये कहता हूं तब मैं आज मेरे हिंदुस्तान के भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, सरकार गुजरात की हो या दिल्ली की हो, सरकार राज्य की हो या देश की हो, ये बात साफ है कि सरकार का एक ही मजहब होता है और सरकार का मजहब होता है इंडिया फर्स्ट। सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ होता है, सरकार की एक ही होली बुक होती है और वो होली बुक होती है भारत का संविधान, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार की एक ही भक्ति होती है और वो भक्ति होती है हमारी भारत भक्ति। यही भारत भक्ति, यही सरकार की भक्ति होती है। सरकार की एक ही शक्ति होती है और वो शक्ति होती है जनशक्ति। 125 करोड़ देशवासियों की जनशक्ति ये देश की शक्ति होती है। सरकार की एक ही पूजा होती है और वो पूजा होती है 125 करोड़ देशवासियों की भलाई। सरकार की यही पूजा होती है 125 करोड़ देशवासियों की भलाई। सरकार की एक ही कार्यशैली होती है, सरकार की एक ही पूजा पद्धति होती है और वो पूजा पद्धति होती है सबका साथ, सबका विकास। सबको साथ देना होगा और सबकी भलाई के लिए आगे बढ़ना होगा। इसी मंत्र को लेकर के गुजरात ने विकास की यात्रा में अपनी कदम रखे। हम गुजरात की भलाई के लिए और पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ईश्वर के आशीर्वाद बने रहे। जनता जनार्दन ईश्वर का रूप है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद बने रहे। और इस वर्ष परमात्मा ने भी कृपा की है। कच्छ में भी देर से सही
लेकिन बारिश ने अपनी वर्षा की है। आइए हम हिंदुस्तान को हरा भरा बनाएं, हिंदुस्तान के गरीब की थाली को हरी भरी बनाएं, हिंदुस्तान की तिजोरी को हरी भरी बनाएं, हिंदुस्तान के हर सपनों को हरा भरा करके हम भारत मां की आजादी के लिए लड़ने वाले उन सभी शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दे। इसी एक अपेक्षा के साथ मेरे साथ बोले, भारत माता की, पूरी ताकत से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।